मैट्राइसिस में मैं कुछ कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस बता देता हूँ सबसे पहले डिटर्मिनेंट से, जो डिटेल में पढ़ेंगे अपन, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शन जो हमें डिटर्मिनेंट्स के हटाने हैं। यानी डिटर्मिनेंट्स में मतलब एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स और मैट्राइसेस दोनों एक जैसे होते हैं थोड़े थोड़े कुछ कुछ टर्म्स में, लेकिन कुछ टर्म्स में अलग अलग होते हैं। तो इसलिए ये दिमाग का थोड़ा सा स्पेस खाते हैं, तो ये बाइफर्केशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिटर्मिनेंट में अगर अपन मल्टीप्लाई करते थे कुछ, जैसे 3 3 4 5 6 8 7 8 9, और इसमें उठा के कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो केवल एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता था। जैसे 3 से मल्टीप्लिकेशन किया तो वो एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स में ही हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाते थे। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स में सपोज ये लिखा हुआ है ABCD और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, तो ये सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3A 3B 3C 3D, ये बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स एक नंबर होता था, है ना, मैट्रिक्स एक नंबर था, वो एक ऑपरेटर था। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता था, एक ऑपरेटर होता था, जिससे हम सॉल्व करके एक नंबर निकाल देते थे एक तरीके से। ये एक तरीका था मतलब चीज़ों को सॉल्व करने का। मैट्रिक्स कोई तरीका नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है, वो तो जस्ट एक अरेंजमेंट है ना, अरेंज करते हैं बस। उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं अपन की मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइज कैसे करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन या एडिशन ऑफ मैट्राइज कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि ये एक नंबर होता था, लेकिन ये तो जस्ट एक अरेंजमेंट है मैट्रिक्स। तो सबसे पहला कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस ये। दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस एडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दो डिटर्मिनेंट्स को ऐड करते थे अपन, तो 3 5 7 8 9 6 7 8 5। तो मान लो सपोज इस कॉलम के अगेंस्ट एडिशन करना है, तो बाकी दोनों कॉलम सेम होने चाहिए। तो 3 8 7 7 6 5, और ये कुछ अलग हो गया, जैसे 11 15 18। तो एडिशन करते टाइम ये दोनों सेम होते थे, तभी अपन इन दोनों को ऐड करके लिख देते थे। मतलब कायदे से अपन ने फोटोग्राफिक मेमोरी देखी जाए अगर, तो क्या किया हमने, इसको और इसको तो सेम रखा, इस वाले को और इस वाले को तो सेम रखा। ये जो मैंने चार लाल के अंदर बनाए हैं, ये तो अनचेंज्ड है, बस इस पे ऑपरेशन लगाया फोटोग्राफिक मेमोरी वाइज, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में एडिशन ऐसे नहीं होता। मैट्रिक्स के केस में एडिशन कैसे होता है, जैसे 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ABCD प्लस उठा के यहाँ पे कुछ XYWZ। तो इसमें बहुत सिंपल, A से X को ऐड कर दो तो ये हो गया A+X, B से Y को ऐड कर दो तो ये हो गया B+Y। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो, बस बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। ऐसे चक्कर है। लेकिन इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर ऐड कर देंगे तो गलत हो जाएगा डिटर्मिनेंट। तो ये बात याद रखनी है हमें, मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो जाते हैं ऐड। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जैसे डिटर्मिनेंट्स के केस में हम मल्टीप्लाई करते थे जब दो डिटर्मिनेंट्स को, सो रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों, या कॉलम वाइज कर सकते थे, रो कॉलम वाइज कर सकते थे, जैसी हमारी इच्छा वैसा कर सकते थे कि इससे उठा के इसको मल्टीप्लाई कर दो, या इससे उठा के इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर फाइनली लिख देते थे। लेकिन मैट्रिक्स में एक कन्फाइनमेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में लिखेंगे, डोंट वरी अगर कोई चीज़ दिमाग में नहीं घुस पा रही है तो। ये मैं क्योंकि तेज़ी से बता पा रहा हूँ, ताकि उस टाइम जब ये तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें एक अलर्टनेस शो करो। तो जैसे ये है XYZ WPQRST, और ये है ABCDEFGHI। ये दो मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसमें एक ही तरीका पॉसिबल है। वो कौन सा तरीका है कि इसकी हमको उठानी है रो और इसका उठाना है कॉलम। एक ही तरीका, रो और कॉलम वाइज ही मल्टीप्लाई होगा। ओनली R कॉलम वाइज इज एप्लीकेबल मैट्रिक्स के केस में। यहाँ पे तो सब कुछ एप्लीकेबल था, रो वाइज कर लो, चाहे रो कॉलम वाइज कर लो, चाहे कॉलम रो वाइज कर लो, या कॉलम वाइज कर लो, सब कुछ मंजूर है। लेकिन यहाँ पे केवल रो कॉलम वाइज ही करना है, ठीक है। तो जनरली जब तुम प्रैक्टिस अपना जब तुम हुनर शार्प कर रहे हो और प्रैक्टिस बना बना के, तो यही दिमाग में ढाल लो, तो मैट्रिक्स कॉलेज में पहुंच जाओगे, वहाँ पे भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो बस कॉन्शियसली याद रखो कि ये डिटर्मिनेंट को भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी इसी तरीके से करना
इसमें ही उस्तादी लगाओ, क्योंकि जब तुम्हारे सामने मैट्रिक्स आ जाए तो तुम्हें फ्लो में इसको भी कर डालो। सो यही तरीका मैं डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए भी आजमाओ। बस कॉन्शियसली याद रखो कि कर कैसे भी सकते हैं इसको, लेकिन मैट्रिक्स को तो एक ही तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो देखना क्या होगा। पहला जो एलिमेंट बनेगा वो एक्स ए प्लस वाई डी प्लस प्लस जेड जी। अब इसका उठा के इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेकंड एलिमेंट बनेगा, है ना। रो को कर रहे हैं तो रो वाइज, ये बेस है ना, तो रो बनेगी पहले, फिर तीसरा बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये, ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो एक ही तरीका है रो कॉलम वाइज, ऐसे अपन को याद रखना है। तो ये कुछ कुछ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल है। तो अब लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो कि मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है। सो मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट अरेंजमेंट है, ये एक एरे है, एरे मतलब अरेंजमेंट। सो मैट्रिक्स इज़ अ rectangular array of mn elements placed in m horizontal rows and n vertical columns, ठीक है, where m cross n is the order of the matrix, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा एक मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स का सिंबॉलिज्म तो तुम समझ ही गए होगे कि मैट्रिक्स ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में पैक्ड होता है, और जबकि डिटर्मिनेंट तो ऐसे दो वर्टिकल लाइंस के बीच में पैक्ड होता है ना। सो 1 2 3 4 5 6 8 9, ये एक मैट्रिक्स लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखना चाहते हैं, समथिंग बाय समथिंग। तो ये जो समथिंग है इसमें नंबर ऑफ रोज आता है, दिस इज़ नंबर ऑफ रोज, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। कभी भी उल्टा नहीं कर सकते अपन, है ना। उसमें भी यही करते थे डिटर्मिनेंट में, दिस बाय दिस। सो डिटर्मिनेंट में तो एक्चुअली क्या होता था, स्क्वायर ही हो सकता है वो, लेकिन ये स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं है, ये नॉन स्क्वायर भी हो सकता है, जैसे ये रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, तो कितनी नंबर ऑफ रोज हैं काउंट करते हैं, 1 2, सो 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4। सो ये 2/4 का मैट्रिक्स हो गया, 2/4 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बात अपन को याद रखनी है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट याद रख लेते हैं। पहला कि डिटर्मिनेंट की तो एक फिक्स्ड वैल्यू होती थी, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, ये तो जस्ट एक अरेंजमेंट है। सो अनलाइक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स हैज़ नो वैल्यू, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन अरेंजमेंट, और डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर ही हो सकता था, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अरेंजमेंट का ये मतलब नहीं है कि उसमें ऑपरेशन नहीं लगा सकते, ऑपरेशन होंगे, मतलब मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी तो डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी मैट्रिक्स, उन पे ऑपरेशन पॉसिबल है ना। तो ऐसे लिख दिया कि अगर इट इज़ जस्ट इन अरेंजमेंट, तो कभी कभी बच्चों के दिमाग में थॉट उठ जाता है कि अरेंजमेंट है मतलब कुछ नहीं करना है, बस लिख के छोड़ देना। ऐसा नहीं है, इनका ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स इज़ पॉसिबल, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स इज़ पॉसिबल, जो कि हम करेंगे। मतलब ये डाउट तो हमें आएगा ही नहीं जब तुम एक बार गुजर चुके होगे इन सब चीज़ों से, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट लिखो, ये क्या हो गया, सेकंड पॉइंट लिखो यहाँ पे, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, कैन ऑल्सो बी denoted
डिनोटेड एज ए इज इक्वल्स टू, ऐसे बक्से में लगा के हम स्मॉल ए आई जे लिख देते हैं, मतलब ये जस्ट उसका वो बता रहा है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और यहाँ पे लगा दिया इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन। तो ऐसी चीज़ कहीं पे लिखी आ जाए तो हमें तुरंत समझ जाना है कि यार ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, क्योंकि इस फॉर्म में भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना। स्पेस को कम करने के लिए क्वेश्चन को ऐसे लिख के भी दे देते हैं, लेकिन हमें मैट्रिक्स ही समझना है उसे। सो वेयर आई 1 से लेके एम तक हो सकता है, ये जो आई है नंबर ऑफ रोज, दैट कैन बी 1 से लेके एम तक, क्योंकि ये नंबर ऑफ रोज लिखी हुई है। सो आई कैन बी फ्रॉम 1 से लेके एम तक, एंड जे इज़ फ्रॉम 1 से लेके एन तक नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत ही ईजी सा एग्जांपल कि राइट मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 by 2 where matrix A is described as Aij, ठीक है, and M cross N, and the element Aij is given as I plus 2j। Aij की डेफिनेशन दी हुई है कि जैसे 1 2 रखना है तो I की जगह 1 रख दो, J की जगह 2 रख दो, ऐसे अपन को 3 by 2 का मैट्रिक्स लिखना है। तो बेहद आसान क्वेश्चन, इसको क्या करें, मैट्रिक्स का पहले तो देखते हैं कि भाई m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। कितने रोज़ हैं, 3 और 2 कॉलम्स हैं, तो उतनी स्पेस के लिए अपन ने एलिमेंट्स के लिए जगह बना ली, यानी कि 2 रोज़ होंगी, सॉरी 3 रोज़ होंगी, 3 by 2 का है ना, और 2 कॉलम्स होंगी, 2 कॉलम्स होंगे, यानी एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये वाला कौन सा होगा, ये होगा A11, यहाँ पे I भी 1 है और J भी 1 है। सो A11 इज़ 1 + 2 × 1, तो दैट इज़ 3। तो ये हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, अब आगे बढ़े, इसके लिए I क्या है, I नंबर ऑफ रो यानी कि 1 ही है, सो I इज़ 1 एंड J इज़ 2। अब J नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड हो चुका है, सो J इज़ 2, सो A12 इज़ 1 + 2 × 2, तो ये हो गया अपने पास 2 to the 4 + 1 5, तो यहाँ पे आ गया 5। फिर इस पे आ गए, इसके लिए I क्या है, इसके लिए I है अब 2, सेकेंड रो में पहुँच चुका है तो 2 है। J क्या है इसके लिए, J है इसके लिए 1, क्योंकि फर्स्ट कॉलम ही है, सो A21, ये क्या है यहाँ पे, रखो यहाँ पे I की जगह क्या रख दें 2 और J की जगह क्या रखते हैं 1, सो 2 × 1, तो ये हो गया अपने पास 2 + 2 दैट इज़ 4, तो ये आ गया अपने पास 4। फिर नेक्स्ट पे पहुँच गए, यहाँ पे I क्या है, यहाँ पे I है 2 और J है 2, सो A22 निकालना है, A22 क्या है, I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, सो 2 to the 4 + 2 दैट इज़ 6, तो यहाँ पे आ गया 6। अब ये तुम फटाफट भर लो, यहाँ पे मैं भर देता हूँ ऐसे ही दिमाग लगा के कि ये बन जाएगा अपने पास 3 1, तो 3 + 2 दैट इज़ 5। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा 3 2, सो 3 + 4 दैट इज़ 7। तो आई होप ये समझ गए होगे तो क्या करना चाहते हैं यहाँ पे अपन, है ना। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन। सो लेट देयर आर 40 different elements, 14 different elements, then find first part, total number of possible order of matrices which can be formed which can be formed using all these elements, and second is total number of matrices which can be formed
which can be formed using all of these elements, using all of these elements। तो हमने कहा चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। क्या सवाल है? टोटल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो 40 दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब पॉसिबल ऑर्डर तुम सोचना शुरू करो, या तो एक ही कॉलम में जमा डालें 40 को, या क्या करें दो में जमाएं तो फिर 20-20 आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है कि 40 रो कर दी और एक ही कॉलम कर दिया, या 20 रो कर दी 2 कॉलम कर दिए, या 20 के बाद क्या पॉसिबल है, 3 तो पॉसिबल है नहीं, तो 10 रो कर दी 4 कॉलम कर दिए, फिर वैसे 2 ही कॉलम है ना यहाँ पे। और क्या पॉसिबल है? और कुछ पॉसिबल है? 8 5 40 होता है, सो 8 रो कर दी 5 कॉलम कर दिए, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, इनकी उल्टी भी पॉसिबिलिटी है कि 40 कॉलम जमा दिए, यानी कि 1 रो और 40 कॉलम, यहाँ पे 20 कॉलम जमा दिए, तो 2 रो 20 कॉलम, यहाँ पे 4 × 10, और यहाँ पे 5 × 8। तो टोटल कितने मैट्राइसेस पॉसिबल हो जाएंगे? फर्स्ट का आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे मैट्राइसेस पॉसिबल हो जाएंगे। मैट्राइसेस नहीं, सॉरी, ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 8। ये समझ में आया क्या मित्रों, ये एक्सप्लेनेशन? हाँ सर। है ना? ये मतलब मेरे ख्याल से सब यही सोच रहे होंगे और कुछ सोच नहीं रहे होंगे। अच्छा सेकंड, अब तुम ऐसे अपना थोड़ा सा पीएनसी का दिमाग लगा के बताओ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पॉसिबल होंगे, है ना? टोटल नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितने पॉसिबल होंगे। सेकंड, पहले मैं तो पूछा था कि टोटल ऑर्डर कितने हैं, ऑर्डर कितने पॉसिबल हो सकते हैं, अब मैट्राइसेस कितने पॉसिबल होंगे। सोचो इसको ज़रा। अच्छा देखो, आप गौर से, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि यहाँ पे 40 एलिमेंट्स हैं अपने पास, इनको कितने तरीक़ों से जमाया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास 40 खाली स्थान है और इनको भरना है, तो याद करो वो पीएनसी के दिन कि कितने तरीके से भर सकते हैं। जैसे एक सीक्वेंस हो गया एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू, और दूसरे में फिर वाई यहाँ आ गया जेड यहाँ आ गया। सो अगर बेसिक से जाएं, ऐसे सोचें अगर अपन कि भाई क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको भर सकते हैं कि जैसे ये 40 है ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, और इसको भरने के 40 तरीके हुए, है ना। 40 में से कुछ भी रखा जा सकता है यहाँ पे। फिर इसको भरने के लिए क्या होगा, इसको भरने के लिए 39, क्योंकि एक तो रखा जा चुका है यहाँ पे, इसको 38 है, ऐसे चलते चलते सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 40 फैक्टोरियल। तो ये तो इनफैक्ट अपन को याद रखना ही है कि अगर 40 खाली स्थान है और उनमें बस अपन को परमिटेशन करना है ना। खाली स्थान मतलब कि इधर से उधर अरेंजमेंट्स करने हैं। सो कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? 40 फैक्टोरियल। ये बात एकदम सिंक्रोनाइजेशन में बैठ रही है या धुंधली धुंधली सी यादें हैं? फीडबैक बताओ मुझे, डोंट वरी, बस मैं जानना चाहता हूँ कि ये हाँ चीज़, सर, थोड़ा नहीं तो बहुत फिर सा अपन को याद है। मतलब कोई बात नहीं, मतलब ये एकदम पढ़ेंगे ना जब तो याद आ जाएगा, फेड आउट हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन का सिंक्रोनाइजेशन बन रहा है कि 40 अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको अरेंज करने के लिए अपन को 40 फैक्टोरियल तरीके अरेंज से कर सकते हैं उनको, ठीक है। जब कॉम्बिनेशन वाला एक हल्का सा आउट ऑफ द टॉपिक मूव करके कॉम्बिनेशन का एक फर्जी सा सवाल, ताकि याद आ जाए अपन को कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन को कॉम्बिनेशन जाना कि ऑब्जेक्ट्स हैं, अभी रीअरेंज नहीं करना है, अभी सिलेक्शन करना है कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे और हमारे पास एक ही पोजीशन है, एक ही वो बन सकता है इसमें से। मतलब बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन हो गया ये तो। अपन कुछ टफ सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि सपोज़ 1 2 3 4 5 6 कैंडिडेट्स हैं और एक 2 वाइस प्रेसिडेंट बनने हैं, ठीक है। 2 पोजीशन है अपने पास। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे कि वी हैव 6 ऑप्शंस एंड 2 वैकेंसीज टू 7 C2 लिख देते थे ना। लेकिन यहाँ पे अपन कंबाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 40 फैक्टोरियल इसलिए लिखा है क्योंकि हम वहाँ पे परम्यूट कर रहे हैं। तो एनीवेज 40 फैक्टोरियल तो एक मैट्रिक्स को जमाने के लिए आंसर होता अगर एक ही जमानी होती। तो हमें ऐसे कितनी मैट्रिक्स जमानी है? इसमें भी 40 एलिमेंट है, इसमें भी, सब में 40 40 एलिमेंट है, और सबको परम्यूट किया जा सकता है 40 फैक्टोरियल टाइम्स।
सो आंसर क्या होगा इसका 8 इंटू 40 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी कुछ शायद ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें 40 से कम तो नहीं, कुछ डबल तो नहीं हो जाएगा। तो 40 यूनिक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और अरेंजमेंट कर रहे हैं अपन, है ना, कुछ सेलेक्ट वलेक्ट नहीं कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है, ये पूरा एकदम परफेक्टली अलाइंड है, एक को भी इंटरचेंज कर दिया तो वो अगला ही तरीका कहलाएगा, है ना। तो हम कितने तरीक़ों से जमा सकते हैं ओवरऑल, 8 इंटू 40 फैक्टोरियल। तो ये बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। फिर बढ़ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, बस बात ही ख़त्म यहाँ पे। सो टू मैट्राइसेस ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल, आर इक्वल और आइडेंटिकल इफ़ एंड ओनली इफ़, ऐसे आई डबल एफ लिख दिया मतलब कि इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ their orders are same, their orders are same, and each corresponding element and each corresponding element is equal। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A2 3B और वो इक्वल है किसी दूसरी मैट्रिक्स के बराबर 7x y 4, तो फाइंड ए बी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया कि यार इक्वल है मैट्रिक्स, तो क्लियरली दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए। सो ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, तभी इक्वल हो सकती हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, यानी कि ए है 7 के बराबर, सो ए इज इक्वल्स टू 7। 2 है एक्स के बराबर, सो एक्स इज इक्वल्स टू 2। 3 है वाई के बराबर, सो वाई इज इक्वल्स टू 3। और बी है 4 के बराबर, सो बी इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलो कोई पूछे, बताओ दो मैट्रिक्स इक्वल है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 xy और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा 2, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ऑर्डर बराबर नहीं है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑर्डर बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली जितनी रोज उतने कॉलम्स, तभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम बात कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स की हमें कुछ डेफिनेशन से याद रखनी है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। सो बहुत सारे जो नाम लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे मैट्राइसेस के, उनका जो लिटरल मीनिंग होता है और जो इंट्यूटिव थॉट हमारे दिमाग में डेवलप होता है वही उसकी डेफिनेशन होती है। जैसे सबसे पहले रो मैट्रिक्स, तो बताओ तुम इंट्यूशन से कि रो मैट्रिक्स का क्या मतलब है। सिर्फ रो होगी। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल रो हो, है ना। सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ रो एक ही है इसमें, है ना, तो 1 इंटू एम हो सकता है, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। आसान भाषा में देर इज जस्ट वन रो, केवल एक रो है। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिख दो जिसमें केवल रो ही हो, 1 2 x y p और एप्पल। ठीक है, ये सब एलिमेंट्स हैं इसमें। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कि केवल कॉलम हो। सो कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली वन कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा, अब रोज़ कुछ भी हो सकती हैं,
कॉलम एक ही रहेगा, सो n क्रॉस 1। सो इसका सिंपल सा एग्जांपल, एक कॉलम में लिखना है जो लिख दो, A B P Q। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पे। सो C इज़ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से दिमाग में मतलब क्या सिचुएशन बन रही है, रो से किस तरीके से ये अलग होगी। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक है एक्स वाई पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स, और एक मैट्रिक्स है कुछ ऐसी एक्स वाई डब्ल्यू पी क्यू। तो ऐसे इंट्यूटिवली सोचो, एक मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, किसको तुम हॉरिजॉन्टल कहना चाहोगे और किसको वर्टिकल कहना चाहोगे। इसको हॉरिजॉन्टल कहना चाहोगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखी हुई है। इसको वर्टिकल कहना चाहोगे क्योंकि इसमें वर्टिकल जैसा महसूस हो रहा है हमें, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ कम है और नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स is greater than number of rows. That's why it is horizontal matrix. Horizontal matrix. और यहाँ पे number of rows is greater than number of columns. So number of rows is greater than number of columns. तो ये हो गई vertical matrix. Vertical matrix. ठीक है, so horizontal versus vertical matrix लिख लो इसको heading, और ये एग्जाम्पल बना लो जस्ट। तो बस इस बात का ये यूज़ आ सकता है क्वेश्चंस में कि जैसे उन्होंने लिख के दे दिया इट्स अ वर्टिकल मैट्रिक्स, तो फिर हम ऐसा दिमाग में लेते हुए उसको सॉल्व करेंगे, है ना। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर हो गए वो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर डब्ल्यू पी एस। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, so it is a square matrix. In a square matrix, number of rows is equals to number of columns. ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंटली ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। अब सोचो इंट्यूटिवली तुम्हें क्या लग रहा है, ज़ीरो मैट्रिक्स किसको बोलोगे। जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो है ना। अगर ऐसा थॉट अगर आ रहा है कि ज़ीरो ज़ीरो डायगनली ज़ीरो हो जाए, वो ज़ीरो होगी, तो ये सब दिमाग से निकालो, सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो होंगे तो ही वो नल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू तो है नहीं कुछ, दिस इज़ नॉट अ वैल्यू, तो ये ज़ीरो नहीं है, ये ओ है, ये ओ है ना, दिस इज़ ओ, ज़ीरो नहीं लिखा है मैंने, तो उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ़ ऑल द एलिमेंट्स if all the elements of a matrix are zero, then it is called null matrix. It is usually denoted as o से डिनोट करते हैं इसको। ज़ीरो नहीं है, ये ओ है, औ नहीं ओ है, डबल ओ नहीं आएगा यहाँ पे, सिंगल ओ आएगा। ठीक है, सो फॉर अ null matrix aij इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई जे, सभी आई जे के लिए aij ज़ीरो होता है। ठीक है, अच्छा डिटर्मिनेंट तो केवल, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी है, ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, कुछ भी हो सकती है वो, ये भी नल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अभी तक तो बहुत ही मतलब बेसिक बातें की गई हैं, तो मैं एकदम सब सिंक्रोनाइजेशन में बन रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट का तो ऑर्डर
नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते थे तो उसका ऑर्डर m क्रॉस n ही आता था या p क्रॉस p ही आता था। मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट डिफाइन तभी हो सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, सो स्पेशली हमारे सामने 95% सिचुएशन वही आएंगी जहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन पेपर में आने की ज़्यादा संभावना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को अलग से लिख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। सो इफ़ इन अ मैट्रिक्स number of rows is equals to number of columns, then it is called square matrix. And determinant is only defined for square matrix. Determinant is only defined कहना थोड़ा सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, डिफाइंड ओनली लिखना चाहिए। इज डिफाइंड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो डिटर्मिनेंट है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटरमाइन होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिखी मैंने, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी, ठीक है, 3 4 5 6। तो इसका डिटर्मिनेंट डिफाइन करेंगे अपन, उसका सिंबल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और सिंपली मॉड ए। सो दैट विल बी, अब ये बॉक्स की जगह हटा के ये लिख दो 3 4 5 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 3 6 18 माइनस 20 दैट इज़ -2। ठीक है, अच्छा जब ये अंक होंगे इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, तभी डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स तो ऐसे भी लिखी जा सकती है कि मानस, प्राची, आयुष, मनप्रीत, लेकिन अब इसका डिटर्मिनेंट अगर डिफाइन करने चले हम तो यहाँ पे ये तो ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स का तो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, नंबर्स होते तभी तो उनको मल्टीप्लाई कर पाते। तो ये बात ध्यान में रखना कि तुम्हारे सामने जो सिचुएशन आएगी जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, वो नंबर ही आएंगे। कॉमन सेंस ही बात है ना। तो यहाँ पे तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, then the value of corresponding determinant is called its determinant value and is denoted as mod A और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सो एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसकी वैल्यू है ऐसे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लगाया अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। एंड ये अंक है ना, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, तो इसको सॉल्व करके क्या लिख देंगे, अल्फ़ा डेल्टा माइनस गामा बीटा। बस इतनी सी बात है ये। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा आ सकता है कि ये जो हमने ए पे ऐसे बॉक्स लगाया है, दिस इज़ नॉट मॉड्यूलस, है ना। मॉड्यूलस नहीं है कि उसकी हम पॉजिटिव वैल्यू निकाल के दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ मॉड्यूलस, दिस इज़ नॉट algebraic modulus, this is determinant, it is determinant of a। तो इस सिंबल से कभी कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि ये एल्जेब्रिक मॉड्यूलस है, ये एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है वहाँ पे बस। तो कोई अगर पूछे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, तो हम कहेंगे बिल्कुल आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2, तो बड़ा 7 2 ऐसा दिया हुआ है। तो हमने कहा भाई इसके करस्पॉन्डिंगली डिटर्मिनेंट बता दो, तो हमने कहा ठीक है बताते हैं। यहाँ पे लिखा
डिटर्मिनेंट लगा के 1 2 7 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 14 दैट इज़ -11 आ जाएगा। तो बच्चे कभी कभी ऐसे चौंक जाते हैं कि यार मॉड ए -11 आ गया, ये तो मॉड के अंदर की चीज़ नेगेटिव आ गई, ये तो पाप हो गया। तो ये मॉड्यूलस नहीं है, ये तो दूसरा ऑपरेटर है, बस सिंबल सेम है, तो कंफ्यूज मत होना है ना। दिस इज़ नॉट अ मॉड्यूलस, नॉट ए मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक नोट करके लिखो, जैसे हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है, कंसीडर अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स में उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ज़ीरो होंगे। सो नल मैट्रिक्स का अगर तुमने मॉड्यूलस निकाल दिया, मॉड्यूलस नहीं सॉरी, डिटर्मिनेंट निकाल दिया, एन क्रॉस एन ही होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिस्क्राइब होता है, तो उसकी वैल्यू 100% ज़ीरो आएगी, है ना। यहाँ पे ये ओ लिखा हुआ है, दिस इज़ ओ एंड दिस इज़ ज़ीरो। क्या तुम समझ पा रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि अगर नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो ज़ीरो ही होगा। इसको शब्दों में लिख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ null matrix is zero and that null matrix should be of square order, है ना। सो null square matrix लिखना ज़्यादा सटीक रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका इन्वर्स ट्रू नहीं है ना। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, ये बात सही है, लेकिन किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो नल मैट्रिक्स होगी, है ना। सो बट मॉड ए मॉड नहीं बोलना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलना चाहिए, ये भाषा हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो, और ऐसा हमने लिख दिया कि भाई चलो हाँ ये कोई मैट्रिक्स है, तो क्या इसका ये मतलब है कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए, मतलब मैट्रिक्स ज़ीरो हो जाए? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। सो काट के इसको लिख दो कि दिस इज़ नॉट द अदर वे राउंड। कहने का मतलब ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, एक्सप्लेन करके मैं तुम्हारे कॉमन सेंस को शायद किल कर रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दिस पॉइंट। सो 1 2 0 0, तो ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा। 1 0 ज़ा ज़ीरो, 0 0 2 ज़ा ज़ीरो। लेकिन क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं, दिस इज़ नॉट नल मैट्रिक्स, दिस इज़ नॉट ओ, बट उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। तो ये बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हमारे पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आया तो वो कहलाती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, और पर्टिकुलरली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। जैसे कहे कि ये कोई, मान लो सपोज ये 0 0 0 है, ये स्क्वायर, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है क्या? हम कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। तो ये बात अपन को याद रखनी है। तो कहने का मतलब कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट आ गया, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और अगर नल मैट्रिक्स है तब तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आना ही है, तब तो सिंगुलर है ही वो। तो जैसे एक मैं कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल दूँ तुम्हें, एक रैंडम मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे, जिसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की ज़ीरो लाना चाहते हैं अपन। तो 1 0 5, एक रो को ज़ीरो कर देते हैं, डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा। 7 8 9, ये एक अपन ने मैट्रिक्स लिख दी है। तो क्लियरली लेट्स से ये मैट्रिक्स ए है, सो क्लियरली डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, दिस इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। लेकिन नल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ नल मैट्रिक्स, है ना। एक और कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल,
अच्छा, यहाँ पे क्या दिमाग कचरा हो जाता है ये फालतू की बातें सुन सुन के, जस्ट समझते जाओ। तो कहने का मतलब, अगर मैं अपने प्रयास सही और ले जा पा रहा हूँ तो तुम इस बात को एंटिसिपेट कर पाओगे कि नल मैट्रिक्स अगर है तो 100% वो सिंगुलर होगी। लेकिन अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नल मैट्रिक्स हो। और अगर नहीं भी समझ पा रहे हो इसको, या ब्रेन के थोड़े न्यूरॉन्स ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो इसमें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर वाले, ये तो क्या कभी कभी क्वेश्चंस आ गए होंगे कभी एग्जामिनेशन में ऐसे, तो कन्फ्यूज़न हो गया होगा कि सिंगुलर को किसी ने नल मैट्रिक्स मान के सॉल्व कर डाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना था। और पिछले एक साल कोई क्वेश्चन आया होगा जिसमें नल मैट्रिक्स दी होगी तो सिंगुलर होनी ही होनी थी। तो मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन बन सकता है इससे, इसलिए वो ऑन द स्पॉट तुम दिमाग लगा कर लोगे अगर तुम्हें सिंगुलर की डेफिनेशन पता है और नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता है तो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं आप। इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे is a square matrix, is a square matrix of order n, of order n, then अब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं जो हमें याद रखने हैं। सो दिस सेगमेंट इज एक्सक्लूसिवली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो जितनी भी नीचे हम पॉइंट्स लिखने वाले हैं ये तभी लिख पाएंगे जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि एलिमेंट a I I are said to form are said to form principal diagonal or main diagonal, that is A11, A22, A33, A44 and so on till an n। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल बन जाता है ऐसे। ये बात अपन एग्जैक्टली जैसा डिटर्मिनेंट में देखा था वैसा ही है ये। जैसे मैट्रिक्स लिखी हुई है कुछ 5x PQR 7 एप्पल। अच्छा, ये बच्चों जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ ताकि दिमाग में कॉन्ट्रास्टिंगली जाए तुम्हारे की ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं मैट्रिक्स में, लेकिन जो हमारे सामने सवाल आएगा 99% उसमें अंक ही रहेंगे। ठीक है, तो डायगोनल ये है यहाँ पे, दिस इज़ द डायगोनल। गलती से इसको डायगोनल मत बोलना, दिस इज़ नॉट द डायगोनल, दिस इज़ नॉट डायगोनल, दिस इज़ डायगोनल। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ज़रूरी नहीं 3x3 हो, 4x4 की मैट्रिक्स में भी डायगोनल हो सकता है। अब इससे रिलेटेड, अच्छा ये मतलब स्पेसिफिकली फिर से क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक टर्म है जिसको बोलते हैं अपन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सो बहुत ही मतलब सिंपल तौर पे डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है उसको ट्रेस बोलते हैं, है ना। मैट्रिक्स सुनो एकदम ध्यान से, डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दिया अगर अपन ने मैट्रिक्स के, तो वो ट्रेस कहलाता है उस मैट्रिक्स का। सो ट्रेस इज डिफाइंड फॉर अ मैट्रिक्स एंड इट इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ ऑल द diagonal elements is called trace of a matrix, is called trace of a matrix, and is denoted by trace of A। ये TR लिख दिया ऐसे स्मॉल में और ब्रैकेट में A लिख दिया, मतलब ये चीज़ है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इज इक्वल्स टू A11 प्लस A22 प्लस A33, सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम लिख दिया यहाँ पे, तो अपने पास आ गया ट्रेस। ठीक है। अच्छा, एक दिमाग में तुम्हारी बात अटकी होगी कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो भी डायगोनल नहीं बना सकते क्या? जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ये डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इनको बोल दो डायगोनल। ऐसा दिमाग में थॉट चल रहा होगा तो उसको दबा दो उस थॉट को।
बिल्कुल नहीं बना सकते। डायगोनल एलिमेंट्स तभी डिफाइंड होंगे जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और फिर से मैं स्ट्रेस देना चाहूँगा, ये पॉइंट हम तभी डिस्क्राइब कर रहे हैं जब स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये वैलिड ही नहीं है। ट्रेस भी हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइन नहीं करते, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन होता है। ठीक है, एक हल्का सा एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर। ये हमारे पास लिखा हुआ है, लेट मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज ए आई जे, है ना। इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, और ए आई जे की डेफिनेशन दी हुई है। ए आई जे की डेफिनेशन दी हुई है, क्या डेफिनेशन दें? इसकी डेफिनेशन दे देते हैं, 2i प्लस 3j स्क्वायर, ये डेफिनेशन दी हुई है। सो फाइंड ट्रेस ऑफ ए, फाइंड ट्रेस ऑफ ए का ट्रेस फाइंड कर दो। तो हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो करना शुरू हो जाएंगे अपन। और ऑर्डर एन है तो सॉल्यूशन। व्हाट इज ट्रेस? ट्रेस इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि a11 प्लस a22 प्लस a33 प्लस एंड सो ऑन टिल ann, है ना। ये तो फोटोग्राफिक मेमोरी, कॉन्टेक्चुअली क्या कर रहे हैं अपन, सारे डायगोनल एलिमेंट्स को सम कर रहे हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और ऐसा चलते चलते n तक जाएगा। ये तो n की वैल्यू पे डिपेंडेंट आंसर आने वाला है। तो हमने कहा चलो, तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे तो कुल मिला के इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ए आई आई, है ना। तो समेशन ऑफ ए आई आई यानी कि आई की जे की जगह भी आई चिपका दो और समेशन कर दो आई इक्वल्स टू 1 से लेके n। तो दिस इज़ नथिंग बट समेशन ऑफ 2i प्लस 3i स्क्वायर, एंड वेयर i इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके n। ठीक है, तो जब समेशन ऑपरेटर इसके अंदर लगाएंगे तो ये क्या हो गया, 2 समेशन ऑफ i, मतलब समेशन ऑफ फर्स्ट n इंटीजर। तो इसका आंसर क्या होता है, n प्लस 1/2 प्लस ऑपरेटर अंदर घुसेगा, 3 कांस्टेंट बाहर, आई स्क्वायर यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n+1/6। ठीक है, तो यहाँ 2 से मतलब कि अब यही आंसर है और क्या, खुश रहो इसमें। तो अब इसी बात पे वो AP क्या वो फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, है ना। छोटी छोटी चीप थ्रिल्स हैं ये लाइफ के, मौका देती है हमें रिवाइज करने का। तो जैसे समेशन ऑफ आर क्या होता था, आर इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, तो बहुत ही तेज़ दिमाग ने चिल्ला दिया n+1/2। समेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होता था, आर इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, यहाँ भी दिमाग ने चिल्ला दिया n+1 2n+1/6। और समेशन आर इक्वल्स टू 1 से लेके n, आर क्यूब क्या होता था, ये होता था यही वाली चीज़ और इसका स्क्वायर, सो n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दैट आर ऑड, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस, ऐसा चलते चलते n नंबर ऑफ टर्म्स। सो इसका आंसर याद है किसी को? फैंसी सा आंसर होता था बहुत, अगर नहीं भी याद है तो बहुत बड़ी कोई इसमें वो नहीं है दिक्कत। ये AP में है जिसमें कॉमन डिफरेंस है 2 का, फर्स्ट टर्म है 1, तो क्या लिख देंगे, टोटल n टर्म्स है तो n/2, फॉर्मूला होता था 2a + n-1 इंटू डी प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, n/2 2a, तो ये हो गया 2 + n-1 इंटू डी, डी कितना है वो भी 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास n/2 2 + n-2, 2 से 2 कट गया और 2n आ जाएगा, 2 से ये 2 कट गया तो n स्क्वायर। इसका बड़ा फैंसी सा फॉर्मूला होता था n स्क्वायर, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 11 स्क्वायर नहीं होगा, है ना। अगर कोई सोच रहा है 11 स्क्वायर, तो नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स जितनी उनका स्क्वायर करना है। सो 1 2 3 4 5 6, सो इसका आंसर होगा 6 स्क्वायर, दैट इज़ 36। 11 स्क्वायर तो 121 हो जाएगा। तो ये हमने हल्का सा रिवीजन कर लिया जो जो दिमाग में आ रहा था।
वापस आ जाते हैं। सो रिवीजन, अगर जैसे मैं तुम्हारे सामने ये बात मैंने तुम्हारे दिमाग के सामने बोल दी, तो तुम्हें चीप थ्रिल्स आ जाते हैं या नहीं आ पाते? पुराना मतलब एकदम एक्टिव हो जाता है, या ऐसा लगता है कि ये छोड़ आए हम वो गलियां, कहाँ पे, मतलब क्या था ये, याद आ रहा है बस, लेकिन आई एम नॉट इन टू दैट एनी मोर? मतलब कैसे थॉट आते हैं जब कोई पुराना चैप्टर 11th का अपन उठा के कोई कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है तो? हम्म, मानस, प्राची, हाँ मंत्री। सर। हम्म, क्योंकि अभी मतलब तुम्हें अच्छी कमर कसने की ज़रूरत है। 11th को भी अपन को उठाना है, जो गड़े मुर्दे सो चुके हैं उनको वापस जगाना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ थे, क्या कर रहे थे? ट्रेस निकाल रहे थे, ट्रेस हो गया भाई। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम, कौन सा पॉइंट था ये, पॉइंट नंबर बी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर सी पे। सो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में जैसे कॉन्जुगेट एलिमेंट डिफाइन करते थे अपन, वैसे यहाँ पे भी कॉन्जुगेट एलिमेंट डिफाइन करते हैं। सो एलिमेंट्स एलिमेंट्स ए आई जे एंड ए जे आई are called conjugate elements, are called conjugate elements. ठीक है, so if matrix A is given as alpha beta gamma x y z p q r, so diagonal element पहले तो देख लो, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग डायगोनल के करस्पॉन्डिंग जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर ये बी है तो इसका जोड़ीदार होगा इस डायगोनल के मुताबिक ये, इस क्या जोड़ीदार होगा ये, तो ये आपस में कॉन्जुगेट है ना, यही कहना चाह रही है ऊपर वाली लाइन। एंड ऑफ कोर्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। अगर तुम्हारा दिमाग ऐसा घूम गया कि मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, कोई दूसरी मैट्रिक्स है, तो अब तो डायगोनल ही नहीं है यहाँ पे, तो कॉन्जुगेट क्या डिफाइन करेंगे? सो कॉन्जुगेट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब दिमाग में ऐसा थॉट आ रहा होगा कि डिटर्मिनेंट के लिए तो डिफाइन था, तो डिटर्मिनेंट होते ही स्क्वायर था, बस इतनी सी बात है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसको बोलते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इंट्यूटिवली ऐसा दिमाग बोल सकता है कि ऐसा लगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल हो, तो ये तो एक बहुत ही रोग थॉट है कि केवल डायगोनल हो, बाकी एलिमेंट्स ही नहीं तो मैट्रिक्स ही नहीं होगा। तो अगर ऐसा दिमाग आगे बढ़े कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल है, तो ये तो तुरंत ही अपन सहम जाएंगे कि हाँ भाई ये गलत सोच रहा है दिमाग। तो डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन होती है, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो। ठीक है, तो ये बात अपन को याद रखनी है। अच्छा, बाकी एलिमेंट्स के बारे में कोई कुछ जिक्र नहीं है ना, बाकी एलिमेंट ज़ीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो कुछ भी हो सकते हैं वो एलिमेंट्स, लेकिन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। सो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ऐसे लिख दें अपन, ए आई जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सॉरी ए आई जे नहीं, ए आई आई लिखना चाहिए अगर डायगोनल एलिमेंट है तो। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। सो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखने के लिए a square matrix A is called diagonal, is called diagonal matrix, is called diagonal matrix if all, अरे मैंने गलत डेफिनेशन बताई, ये मैंने नॉन डायगोनल मैट्रिक्स बता डाला। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल ज़ीरो नहीं होता, बाकी सब ज़ीरो होते हैं। ओ माय गॉड, एकदम उल्टा, डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, एक्स वाई जेड और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। सो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल मौजूद है इसकी जो ज़ीरो नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ज़ीरो हैं। तो इसको डिलीट करके फिर से दिमाग में ऑन करो, डायगोनल मैट्रिक्स इज़ द मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सब कुछ ज़ीरो होता है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, all the of
डायगनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, आर ज़ीरो, मतलब कहने का ए आई जे ज़ीरो होगा, बस डायगनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं होंगे, आई इज़ नॉट जे, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो एक और थॉट आ जाता है जैसे इसमें कि मान लो कि डायगनल एलिमेंट्स पूरे सब कुछ होना ज़रूरी है क्या, मतलब जैसे एक ज़ीरो हो जाए बाकी दो कुछ नॉन ज़ीरो हो जाए तब ये डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगी क्या, तो हम कहेंगे हाँ कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि कंडीशन ये है कि, एक मिनट सोचने दो ज़रा, ये बात मैं गलत तो नहीं कह गया, चलो ये बात कहने के लिए मैं श्योर नहीं हूँ अभी, तो इस बात को छोड़ दो, बस इतना याद रखो कि डेफिनेशन है इसकी कि डायगनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। अब सिचुएशन आएगी अपने सामने तो अपन समझेंगे कि यार अगर डायगनल एलिमेंट भी ज़ीरो हो जाए तो क्या वो कहलाएगी डायगनल मैट्रिक्स या नहीं। तो अभी के लिए तो आंसर ना है उसका, क्योंकि श्योरिटी से यही बात समझी गई कि यार डायगनल एलिमेंट्स होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। अच्छा, एक बात को जिसको श्योरिटी से कह सकते हैं कि डायगनल एलिमेंट्स हैं कुछ, लेकिन एक भी एलिमेंट उनके अलावा नॉन ज़ीरो हो जाए तो ये डायगनल मैट्रिक्स नहीं होगी, दिस इज़ नॉट अ डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके एलिमेंट के लिए अभी फ़िलहाल याद रखो कि ये तो होना ही चाहिए, अगर एक आधा एलिमेंट ज़ीरो हो जाए उसको डायगनल कह पाएंगे कि नहीं, तो उसका आंसर अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला, कि जैसे एक डायगनल मैट्रिक्स है, मतलब ये एक एग्जांपल जैसा है, एक डायगनल मैट्रिक्स है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा और बाकी सब टर्म्स ज़ीरो, एंड ऑफ कोर्स ये स्क्वायर है इसीलिए डिफाइंड है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा, एक बात पढ़ी थी हमने मैट्रिसेस में, सॉरी डिटर्मिनेंट में, कि जिसमें केवल डायगनल एलिमेंट्स होते हैं उसका आंसर होता है उन डायगनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो ये बात अपन को याद रखनी है जस्ट, ठीक है। ये हो गई क्या बात डायगनल मैट्रिक्स की। डायगनल मैट्रिक्स में भी एक प्रकार है, सो D1 पॉइंट लिखते हैं, D1 पॉइंट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगनल मैट्रिक्स है जिसमें सारे डायगनल एलिमेंट्स सेम आ जाए, ठीक है। सो इफ all the diagonal entries, all the diagonal entries in a diagonal matrix, in a diagonal matrix are equal, then it is called, then it is called scalar matrix, it is called scalar matrix। कहने का मतलब जैसे एक एग्जांपल लिख देते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है जो डायगोनल हो यानी बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, और स्केलर मैट्रिक्स बनानी है कि सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए, तो अल्फ़ा 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 लिख दिया, बस ये एक एग्जांपल हो गया स्केलर मैट्रिक्स का। दिस इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एक और डेफिनेशन, D2 बोल देते हैं जिसको, दैट इज़ यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, या दूसरे भाषा में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स पर्टिकुलरली वन हो जाए, है ना। सो एक एग्जांपल लिखते हैं फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि जैसे 1 1 1 0 0 0 0 0 इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन्वर्स निकालते टाइम इसका काम आता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स वन बाकी सब कुछ ज़ीरो ना। सो डेफिनेशन लिखें इसकी, अगर इफ़ all the diagonal entries, all the diagonal entries of scalar matrix is 1, then it is called, identity matrix,
then it is called identity matrix. ठीक है, क्या लिखना है कुल मिला के, ai is equals to 1, that's it, and aij is equals to 0 for I naught is equals to j. Diagonal elements are 1, non-diagonal elements are 0, that is identity matrix. ठीक है, and it is denoted by I. It is denoted by I से डिनोट करते हैं इसको. और जैसे कहीं पे ऐसा लिखा जाए IN, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है दिस डिनोट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. ये IN बता रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. ठीक है, इसको ज़्यादा स्ट्रेस दे के, मतलब स्केलर मैट्रिक्स याद रहे ना रहे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद रहनी चाहिए, क्योंकि इसी का इस्तेमाल आएगा. और बहुत सिंपल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद रखने के लिए, कभी कंफ्यूज मत होना. वैसे कोई बोले कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो तुम कहोगे ना, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए. तो अब डायगोनल का सवाल ही नहीं पैदा होता है यहाँ पे, और ना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सवाल पैदा होता है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही चर्चा कर रहे हैं, जितनी भी कर रहे हैं अपन यहाँ पे. ठीक है, अब बहुत इम्पॉर्टेंटली अगला पॉइंट, ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी दी हुई है शायद, एनसीईआरटी में नहीं तो एग्जाम्पलर में तो दी ही होगी. दैट इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो ऐसे ही सबसे पहले तो इंट्यूटिवली सोचो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है. अपर ट्रायंगल मतलब कि ऊपर का ट्रायंगल. सो कहने का मतलब, अगर हमने यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट लिख लिया, सो दिस इज़ अपर ट्रायंगल, और बाकी जो डायगोनल के नीचे अदर एलिमेंट्स बन जाते हैं, दैट इज़ लोअर ट्रायंगल. ठीक है, सो दिस इज़ अपर ट्रायंगल and this is lower triangle and this is diagonal. So अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें अपर ट्राइंगल के एलिमेंट ज़ीरो ना हो, लोअर ट्राइंगल के एलिमेंट ज़ीरो हो. ठीक है, या अदर ये क्या एंटी डिफाइंड है, जैसे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि लोअर ज़ीरो होने चाहिए. ठीक है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी. तो ये जो यहाँ पे बनाई गई है, दिस इज़ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. अच्छा, यहाँ पे एक आध एलिमेंट ज़ीरो हो जाए तो चल जाएगा काम, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ऐसी ही है कि लोअर आर्टिकल्स जो हैं, लोअर ट्राइंगल के आर्टिकल्स वो ज़ीरो होने चाहिए. ये बात अपन को याद रखनी है. तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के बारे में लिख लेते हैं कि इफ़ ऑल एंट्रीज बिलो मेन डायगोनल आर ज़ीरो, then it is called upper triangular matrix. ठीक है, तो एक एग्जांपल, एक मैट्रिक्स बना देते हैं 4x4 के ऑर्डर की, और डायगोनल लिख देते हैं कुछ भी रैंडम 1 5 0 8, और नीचे वाले जो भी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं वो तो ज़ीरो ही आने हैं, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, ऊपर कुछ भी आ सकता है. तो यहाँ पे आया 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ 8, यहाँ पे 5 और 18. सो दिस इज़ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, अब उसके बाद बैठ के क्या किया जाए, उसके बाद अपर ट्रायंगल हो गई, तो अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन एफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो इफ़ ऑल द elements above the diagonal are 0, it is called lower triangular matrix. So if all entries below नहीं, above main diagonal are 0,
then it is called lower triangular matrix. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बात अपन को याद रखनी है बस, और क्या। जैसे अब एक और मैं ऐसे जनरल पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ ऐसे नोट वोट नहीं है ये, ऐसे ही बस देखो इसको गौर से कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये उसकी डायगोनल है, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अपर ट्रायंगुलर क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो वाले एलिमेंट्स हैं ये लोअर ट्रायंगुलर क्रिएट कर रहे हैं। सो डायगोनल पे पढ़ने वाले एलिमेंट्स के लिए आई इज इक्वल्स टू जे होगा। अगर अपन काउंटर चलाएं आई और जे का तो ऐसा होगा। ठीक है, इधर क्या होगा, आई इज़ लेस देन जे अपर ट्रायंगुलर में, अपर ट्रायंगल में, और लोअर ट्रायंगल में आई इज़ ग्रेटर देन जे हो जाएगा। क्योंकि देखो तुम ऐसे विजुलाइज करके कि एक कोई भी एलिमेंट उठा लो इधर लोअर ट्रायंगल का, उसके लिए नंबर ऑफ़ रो ज़्यादा रहेंगी कंपेयर टू नंबर ऑफ़ कॉलम से। सो नंबर ऑफ़ रो इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ कॉलम एंड वाइस वर्सा। मतलब इसको खुद से सोचोगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या बात कही जा रही है, सच बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई डेफिनेशन। एक बार रिवाइज करते हैं ना फ्री फ्लो में सारी बातों को, क्या क्या कहा गया। तो अभी ये कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट आया नहीं है लाइफ में, ये तो अलजेब्रा पढ़ेंगे तब आएगा अपन को, है ना। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि सबसे पहला तो याद रखना है कि मैट्रिक्स में क्या करते थे अपन, डिटर्मिनेंट में एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, तो वो केवल एक रो के एलिमेंट या एक कॉलम के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होता था। लेकिन मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर तो सभी से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एडिशन वाइज डिटर्मिनेंट के केस में दो रोज या दो कॉलम्स करस्पॉन्डिंगली सेम होना चाहिए था दो डिटर्मिनेंट्स के लिए, और बीच वाले पे ऑपरेशन लगा देते थे। लेकिन मैट्रिक्स में तो सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। ये क्या हो गया ना, समझ जाओ मतलब। ये ऐसे इधर ए और एक्स है तो ए प्लस एक्स आ गया, इधर बी है तो ये बी पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दिया। मतलब सिंपल है यहाँ पे एडिशन। जो बचपन में कोई बच्चे को अगर बोलो कि इन दोनों को ऐड कर दो तो वो ऐसे ही दौड़ेगा करने के लिए, ए प्लस एक्स और बी। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, ये याद रखना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम डिटर्मिनेंट में तो हम रो वाइज और रो वाइज कर देते थे, रो वाइज या कॉलम वाइज कर देते थे, कॉलम वाइज या रो वाइज कर देते थे, कॉलम वाइज या कॉलम वाइज करते थे। सब जस्टिफाइड था, सब अलाउड था। लेकिन मैट्रिक्स में केवल एक ही अलाउड है, दैट इज़ रो इंटू कॉलम वाइज। इसकी पहले वाले की रो पकड़नी है और दूसरे वाले के कॉलम्स पकड़ने हैं। तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगी कि जब डिटर्मिनेंट हमारे सामने आए तो हम यही तरीका कंटेस्ट कर लें ताकि हमारा मोमेंटम इसी में बन पाए। हमें क्या पता वहाँ पे मैट्रिक्स आने वाला है मल्टीप्लाई करने के लिए या डिटर्मिनेंट। ठीक है, फिर मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एम एन ऑर्डर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। ये अरेंजमेंट है मैट्रिक्स, ये कोई नंबर वंबर नहीं है, ये तो जस्ट अरेंजमेंट है। अलग अलग हो सकती है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। उधर ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं थी, डिटर्मिनेंट में तो 100% स्क्वायर ही होना था। फिर ये सब बातें की गई। मैट्रिक्स तभी इक्वल होगी जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, तभी बात है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो। अलग अलग ऑर्डर का दे दिया, बोला कि इक्वल है, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उसके बाद रो मैट्रिक्स की जो जिसमें केवल रो हो वो रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल जैसी दिखे वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स
और सिमिलरली अगर नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से तो वो वर्टिकल मैट्रिक्स, दोनों बराबर हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारा ज़्यादा पाला स्क्वायर मैट्रिक्स से ही पढ़ने वाला है। फिर ज़ीरो नल मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाए तो वो नल मैट्रिक्स कहलाती है। और हम ज़ीरो नहीं लिखते उसको, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि मैट्रिक्स इज़ नॉट अ नंबर। फिर आगे स्क्वायर मैट्रिक्स पे, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो स्क्वायर होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम डिटरमाइंड डिफाइन कर सकते हैं। डिटरमाइंड इज़ ओनली डिटरमाइंड, डिटरमिनेंट इज़ ओनली पॉसिबल टू डिटरमाइन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम तभी लिख सकते हैं जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी है, ये जो ऑपरेटर है मैट्रिक्स पे ऐसे दो डब्बे लगाए हैं, दिस इज़ नॉट मॉड्यूलस। तो कभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नेगेटिव आ जाए तो चौंकना नहीं है क्योंकि वो मॉड्यूलस ऑपरेटर नहीं है। फिर एक नल मैट्रिक्स के बारे में क्या बात की गई कि हाँ चलो नल मैट्रिक्स है अगर, तो डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट अगर नल मैट्रिक्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ है क्या कि एक नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 100% ज़ीरो होगा। लेकिन कोई रैंडम मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नल मैट्रिक्स होगी। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, बस ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करके कॉमन सेंस किल ना हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा है तो उसको सिंगुलर बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आ रहा है, उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जैसे एक ये मैट्रिक्स लिख दी थी जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा था, ये सिंगुलर है लेकिन नल नहीं है। नल तभी होगी जब सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाए। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने कुछ कुछ चीज़ें डिफाइन कर ली कि उसका डायगोनल क्या होता है, इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं अब। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस इज सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस, है ना। फिर एक एग्जांपल कर लिया। फिर कॉन्जुगेट क्या होता है, डायगोनल के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स ये होती है कि डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो गलती से मैंने शुरुआत में कैसे इनिशिएट करके एक्सप्लेन कर दिया था कि डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो बाकी सब नॉन ज़ीरो, तो वो एकदम गलत बात थी। सही बात क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए। तो जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ गया इसमें जो डायगोनल में नहीं है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू होती है सम ऑफ ऑल, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। फिर स्केलर मैट्रिक्स पे आ गए। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो जाते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंगली फिर यूनिट मैट्रिक्स पे आ गए फाइनली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स वन हो जाएं सबके और नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है या यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके लोअर ट्रायंगल सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं, वो कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें अपर ट्रायंगल ज़ीरो हो जाए वो कहलाती है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो यहाँ तक पहुँच गए अपन, अब आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द, अब थोड़ा ऐसी चीज़ें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ ऑपरेशन की अलजेब्रा क्या होगा मैट्रिसाइसिस का, तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, मतलब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस। अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस, तो सबसे पहले तो एडिशन जो अपन देख ही चुके हैं। सो फर्स्ट इज एडिशन। तो इसमें क्या याद रखना है कि भाई डायगोनल सेम ऑर्डर की मैट्राइस होनी चाहिए तभी ये ऑपरेशन लागू होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे जस्ट। तो लिखो इसमें इफ़ टू मैट्राइसिस, इफ़ टू matrices have same order, have same order, then they are called, then they are called, they are called conformable, conformable for addition, for addition, conformable of for addition मतलब कि एडिशन करने योग्य है।
ठीक है, मतलब कि एडिशन हो सकता है उनका। एंड a प्लस b कैन बी डिफाइंड। ठीक है, और एलिमेंट्स ऑफ a प्लस बी जो ऐड होके नई मैट्रिक्स आएगी उसके एलिमेंट्स होंगे सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन टू मैट्रिसेस। सो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो एलिमेंट्स फॉर विच मैट्रिक्स a प्लस b will be elements for which matrix a plus b will be sum of corresponding elements of a and b। ठीक है, तो एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे अपन। तो लिखो एक उदाहरण है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है a, कुछ भी लिख लो 7 5 8 9। फिर एक मैट्रिक्स लिख लो b, इसका ऑर्डर कुछ और लिखना है अपन को, तो लिखो 3/3 का लिख लेते हैं इसको, 7 3 0 8 9 5 3 - 8 7। और एक और मैट्रिक्स लिख लो -1 5 2 8। तो कोई हमसे पूछे कि सम किन किन का पॉसिबल है, सो ए और सी का पॉसिबल है क्योंकि उनका ऑर्डर सेम है। ए और बी का सम पॉसिबल नहीं है, सो लिखा यहाँ पे हमने सम ऑफ ए प्लस बी इज़ नॉट डिफाइंड, ए प्लस सी इज़ डिफाइंड, जिसकी वैल्यू भी लिख देंगे हम यहाँ पे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, 7 और -1 8, 5 और 5 10, 8 और 2 10, 9 और 8 17। ठीक है, एंड अगर कोई बोले बी प्लस सी बता दो, सो बी प्लस सी इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। बस इतनी सी बात है इसमें। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी एडिशन हो, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एडिशन हो जाएगा, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये लो उठा के ये कर दिया हमने, 2 लिख देते हैं कुछ भी मैट्रिक्स, 7 3 2 0 0 2 8 5 8। अच्छा, ये मैं जो लिख रहा हूँ ये अपने मन से लिख रहा हूँ ना, कोई भी रैंडम नंबर, तो तुम भी मन से लिख सकते हो, क्योंकि खुद मन से लिखोगे तो ज़्यादा तेज़ी स्पीड पहुँचेगी। तो क्या होता है, मैं तो मन से लिख रहा हूँ इसलिए तेज़ी से लिख दे रहा हूँ, तुम अगर कॉपी करने के उस पर लगे हो तो फिर तुम्हें दिक्कत हो सकती है। तो नहीं भी लिखोगे ना, अगर बस देखते जाओगे ये तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे अपनी स्पीड के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो। तो क्या होगा, बस मैं इंट्यूटिवली तुम्हारे दिमाग को उलझाना चाहता हूँ कि भाई 7 और 8 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 5 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 8 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 8 8 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, और 2 और -1 1 हो जाएगा। ये हो गया, बस ख़त्म, बात ही ख़त्म हो गई। एडिशन में मतलब डिस्क्राइब करके मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ अब। सो अब आ जाता हूँ मैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज़ बी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस विद अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस विथ स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इफ मैट्रिक्स ए is multiplied by a scalar k, तो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स में k मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन its each element gets multiplied by k। ठीक है, दैट इज इफ a इज इक्वल्स टू aij, ऐसे लिखा हुआ है। सो के ए क्या होगा, अगर कोई स्केलर के ए मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स से तो हर एलिमेंट के ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो के आई जे हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है अपने डिटर्मिनेंट के मुताबिक, इसलिए थोड़ा सा दिमाग को यहाँ पे खोलने की ज़रूरत है। सो एग्ज़ाम्पल ए को हमने ऐसा लिखा हुआ है,
तो वो जो तुमने एक प्रैक्टिस सेशन किया था जिसमें मैट्रिक्स के क्वेश्चन एलिमिनेट किए होंगे, लेकिन उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन आए होंगे, तो तुम्हारा जी ललचाया होगा कि कर देते हैं इसको सॉल्व। तो तुमने अगर उसको केवल एक ही रो को अगर या एक ही कॉलम को मल्टीप्लाई किया होगा वहाँ पे डिटर्मिनेंट के जैसे, तो आंसर गलत आया होगा और तुम्हें लगा होगा कि गलत आंसर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 2 3 4 5 -6 7 एक मैट्रिक्स दी हुई है, तुमसे कहा जाए बताओ भाई 3 × A क्या होगा, तो तुम कहोगे सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 3 × 6, ये हो जाएगा 3 3 × 9, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 15 और -18 और 21। कोई कहे तुमसे बताओ 3 × डिटर्मिनेंट 1 5 2 0 लिखो, तुम कहोगे एक ही से करेंगे मल्टीप्लाई, किसी जो मर्जी उससे। सो कोई इसको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर सकता है। सो 3 6 5 0 क्या किया, इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, या कोई ऐसे भी रो में मल्टीप्लाई कर सकता है, इस पहली रो में। ये हो गया 3 15 2 0, तो बोथ आर इक्वली फाइन, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। ठीक है, लेकिन कोई बोले कि बताओ 3 × मैट्राइस 1 5 2 0, तो अब इसका एक ही सुपर आंसर है, वो है सारे मल्टीप्लाई कर दो, 3 15 6 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई कहे अगर बताओ -2 × 4 5 6 8 8 7, या -6 कर लो, ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है -2, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -8 -10 +12 -16 -16 -14, ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे। तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया अगर कुछ भी एलिमेंट्स हो वहाँ पे, स्क्वायर हो चाहे कुछ भी हो मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नोट लिख लेते हैं इससे रिलेटेड। नोट नंबर 1, हरे कलर का पेन इस्तेमाल है। तो नोट नंबर 1 कि अगर हमने इफ़ A is a square matrix, A is a square matrix of order n, of order small n, then k multiplied by A का डिटर्मिनेंट है ना, मॉड नहीं है ये, डिटर्मिनेंट है, वो क्या होगा। अब सोचो बैठ के ज़रा आराम से कि मान लो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है x y w z, नंबर है, ऑब्जेक्ट्स नहीं ले सकते, नंबर लेना है। सो नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 1 1 2 5 8 ऐसा कुछ है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे अपन तो कुछ आएगा अपने पास, ठीक है, वो आएगा 8 -10 दैट इज़ -2। सो डिटर्मिनेंट आ जाएगा यहाँ पे -2। लेकिन कोई बोले कि इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो हम कहा चलो ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 25, हो जाएगा 40, और फिर कहे अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 5 × 40, तो 5 × 40 दैट इज़ 200 -250, तो इसका आंसर कितना हो गया -50। ठीक है, ये तो क्या दिक्कत क्या है इसमें, तो मतलब समझ रहे हो, हम ऐसे सोच बैठे हैं अगर कि मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देते अगर केवल, तो आंसर -10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट द केस, है ना। तो मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 टाइम हो गया, देखो यहाँ पे 1 था, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 25 टाइम हो गया, यानी कि इसके स्क्वायर के टाइम आ गया। सो दैट इज़ मॉड, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ k इज़ नथिंग बट k टू द पावर n,
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एन यहाँ पे 2 था इसलिए ऐसे हुआ, 3 होता तो फिर 5 क्यूब से मल्टीप्लाई होता, 4 होता तो उसकी पावर से मल्टीप्लाई होता। तो इस बात को समझ जाओ कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ऑपरेटर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्राइस के इंटू ए, सो के टू द पावर एन बाहर आएगा, ना कि के, क्योंकि हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो पावर का इफेक्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना पहला नोट। एक और एग्जांपल कर देता हूँ मैं, ताकि 3/3 में भी अपन को क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 5 8 12 16 15 17 19। बहुत ही टफ हो जाएगा ये, बहुत ही छोटे सस्ता सा कैलकुलेशन लेना चाहते हैं अपन। इसको ले लेते हैं 1 1 0 2 3 5 1 2 3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल देते हैं फटाफट। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला तो क्या आया ये 3 5 3 3 द 9 minus 10, then minus 1 2 to the 4 minus 3, so that is 1. So 9 minus 10 minus 1, तो minus 1 minus 1 that is minus 2। जो कोई कहे अब मैं निकालना चाहता हूँ 3 इंटू ए, मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ, तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है 3 to the power 3। ये 3 क्यों? क्योंकि पावर इसकी जो ऑर्डर है वो 3/3 है, मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो 3 क्यूब 27 और ये -2, तो -54 आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं अपन। सो इस कॉन्सेप्ट को हार्नेस करेंगे हम जब अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ध्यान में रखना। तो ये तो हो गया अपना पहला नोट। दूसरे नोट पे आ जाते हैं कि अगर हमसे बोल दिया जाए कि एक डिटर्मिनेंट माइनस वही डिटर्मिनेंट कर डालो, तो क्या बचेगा? नल। नल डिटर्मिनेंट, सॉरी, ए मैट्रिक्स माइनस दूसरी मैट्रिक्स कर दी जाए तो नल मैट्रिक्स बनेगी। अगर खुद में से खुद को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? नल मैट्रिक्स। ऐसा मतलब कुछ नहीं, ज़ीरो नहीं है ये, दिस इज़ नॉट ज़ीरो, दिस इज़ ओ। ठीक है, जनरली एक और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, दो डिटर्मिनेंट को अगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या दोनों डिटर्मिनेंट्स को, दोनों, देखो मान लो सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स है, तो हमने पहले उनको ऐड कर दिया फिर डिटर्मिनेंट लिया, या पहले डिटर्मिनेंट ले लिया फिर ऐड किया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है ना। कभी इस केस हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए ट्रू, लेकिन दिस इज़ नॉट जनरली ट्रू, कि डिटर्मिनेंट का ऑपरेटर मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है ना। कहने का मतलब a प्लस बी का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट जनरली डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ट्रेस के लिए ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्रेस वाली प्रॉपर्टी। जैसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a प्लस बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a प्लस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स b। ये चीज़ हमें याद रखनी है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, और दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है ए बी सी डी। ठीक है, सो ए प्लस बी निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। वो क्या होगा? वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस बी, गामा प्लस सी, डेल्टा प्लस डी। अब इसका ट्रेस निकालते हैं। सो ट्रेस ऑफ ए प्लस, वो क्या आ गया हमारे पास? अल्फ़ा प्लस बीटा एंड गामा प्लस डी, डेल्टा प्लस डी। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस डेल्टा प्लस डी। अब पैरेलल यूनिवर्स में ट्रेस ऑफ ए निकालते हैं, तो वो होगा अल्फ़ा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस गामा बोल रहा हूँ, सॉरी ये डेल्टा है, अल्फ़ा प्लस डेल्टा।
और ट्रेस ऑफ बी क्या होगा, ट्रेस ऑफ, तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कि इन दोनों का सम इसके बराबर है ना। तो डिटर्मिनेंट ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है लेकिन ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपन फ्रेश ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इतना काफ़ी है। सो होमवर्क नोट करो, होमवर्क में तुम्हें डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है सिंगेज की। डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज कितनी सॉल्व करनी है, 1 घंटे में जितना हो जाए, 1 आवर डिवोशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, सब्जेक्टिव नहीं करना, ऑब्जेक्टिव ही पकड़ने हैं, मतलब अभी के लिए, आज के लिए। और उसमें मोमेंटम बनाना है फटाफट, वी मीन बिजनेस, ऑब्जेक्टिव में आंसर सही आना चाहिए, अप्रोच तो डेवलप हो ही जाएगी। आंसर गलत मतलब आते हुए भी सब गलत, और आंसर सही मतलब नहीं आते हुए भी सब सही। दैट्स हाउ लाइफ वर्क। ठीक है, चलो मिलते हैं कल सुबह, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। ठीक है सर।